नमस्कार साथियों, मैं अरविंद सिंह आप सबका अपने YouTube चैनल जीएस पीक में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। हम आज पर्यावरण के भौतिक घटकों की चर्चा करेंगे। जैसा कि आप पहले ही जान चुके हैं कि पर्यावरण के दो घटक होते हैं, भौतिक घटक एवं जैविक घटक। भौतिक घटक के अंतर्गत वायुमंडल, जलमंडल तथा स्थल मंडल को सम्मिलित किया जाता है। हम उसी में से पहला चैप्टर अर्थात वायुमंडल पर प्रश्नों की चर्चा करेंगे। साथ ही साथ यहाँ आपको ध्यान देना होगा कि वायुमंडल को जिस प्रकार सिस्टमैटिक ढंग से पढ़ाया जाता है उसी प्रकार इसमें सिस्टमैटिक ढंग से उसी अकॉर्डिंग क्वेश्चन आपको मिलते रहेंगे। वायुमंडल से आपके हर एग्जाम में कहीं ना कहीं क्वेश्चन 1 से 2, 2 से 4 आपको मिलते ही रहते हैं। इसलिए सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक आपका ये वायुमंडल शुरू होता है। हम शुरुआत करते हैं आज वायुमंडल के भाग 1 की, जिसमें कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे तथा सिस्टमैटिक ढंग से बेहतर क्वेश्चनों को की कड़ी आपके सामने प्रस्तुत की जाएगी। चलते हैं प्रश्न नंबर 1 की ओर। वायुमंडलीय दाब नापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? ए हाइग्रोमीटर या बैरोमीटर, सी फेदोमीटर या अल्टीमीटर। तो वायुमंडलीय दाब नापने के लिए बैरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। यहाँ आपको इस एक क्वेश्चन के अंतर्गत 4 क्वेश्चन आपके सामने रखे गए हैं। ये जो चारों ऑप्शन हैं, ये चारों ऑप्शन आपके लिए इंपॉर्टेंट बनते हैं हर एग्जाम की दृष्टि से। शुरुआत करते हैं एक एक। तो वायुमंडलीय दाब नापने के लिए हम बैरोमीटर का प्रयोग करते हैं। इसी प्रकार हाइग्रोमीटर का प्रयोग हवा में नमी या आर्द्रता को नापने के लिए किया जाता है। जब हम अगले एपिसोड या आगे चलेंगे तो वहाँ देखेंगे कि आर्द्रता अर्थात उसी को हम कहते हैं, वायुमंडल में जो नमी होती है उसी को हम आर्द्रता की संज्ञा देते हैं। तो हाइग्रोमीटर से आर्द्रता नापते हैं वायुमंडल की। इसी प्रकार फेदोमीटर से समुद्र की गहराई नापने में प्रयोग किया जाता है। इसी प्रकार अल्टीमीटर का प्रयोग हम ऊंचाई मापने के लिए करते हैं। इसी के साथ जो ये 4 ऑप्शन हैं, इसके अतिरिक्त अन्य भी कुछ ऐसे यंत्र हैं जिनका एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण रखते हैं। हम उन पर भी थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। चलते हैं आपका अल्टीमीटर। अल्टीमीटर से ऊंचाई मापने के लिए इसका हम प्रयोग करते हैं, आपसे बता चुके हैं। लैक्टोमीटर, इससे दूध की सापेक्षिक घनत्व नापते हैं। आपको पता है यदि दूध में पानी डाल दिया जाए तो उसका सापेक्षिक घनत्व कम हो जाता है। इसके लिए हम दूध में पानी कितना पड़ा है, कम पड़ा है या ज़्यादा पड़ा है, इसके लिए हम लैक्टोमीटर का प्रयोग करते हैं नापने के लिए। इसी प्रकार सीस्मोग्राफ का प्रयोग भूकंप की तीव्रता नापने के लिए किया जाता है, जबकि पायरोमीटर का प्रयोग अत्यधिक तापमान नापने के लिए किया जाता है। यह तापमान वास्तव में 1500 डिग्री सेल्सियस या उससे अधिक होता है, तब हम पायरोमीटर का प्रयोग करते हैं। जिस प्रकार हम कम तापमान नापने के लिए थर्मामीटर का प्रयोग करते हैं, उसी प्रकार अधिक तापमान नापने के लिए पायरोमीटर का प्रयोग करते हैं। इसी प्रकार अमीटर का प्रयोग हम विद्युत धारा मापने के लिए करते हैं। ये आपके 5 ऑप्शन इधर थे। चलते हैं हम प्रश्न नंबर 2 की ओर। आपके सामने प्रश्न नंबर 2 है, वायुमंडलीय दाब मापने की इकाई है। ए ऑप्शन मिलीबार, बी ग्रीन, सी डॉप्सन या डी क्यूसेक। तो वायुमंडलीय दबाव नापने की इकाई मिलीबार है। अब बात करते हैं आगे, सी ऑप्शन डॉप्सन की। डॉप्सन से ओजोन परत की मोटाई नापी जाती है। ये कई बार एग्जामों में आपके पूछा जा चुका है। इसी प्रकार यदि क्यूसेक की चर्चा करें तो क्यूसेक से जल का बहाव मापा जाता है। इसकी चर्चा आप अक्सर समाचार पत्रों में देखते सुनते रहते होंगे। जब कभी बाढ़ आती है तो आप बहुत बार सुनते हैं नेपाल से या उत्तराखंड से डैम से कि इतने क्यूसेक पानी छोड़ा गया। इस प्रकार यह जल के बहाव से संबंधित होता है। चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। पृथ्वी पर वायुमंडल का निर्माण किस काल में हुआ है? यह क्वेश्चन अभी तक तो कहीं नहीं पूछा गया है, लेकिन एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। क्योंकि हमको पता है कि पृथ्वी पर वायुमंडल होने के कारण ही जीवन संभव हो सका है।
अब बात करते हैं इस प्रश्न की। तो पृथ्वी पर वायुमंडल का निर्माण किस काल में हुआ? ए ऑप्शन होलोसीन या कैम्ब्रियन काल, नियोसीन या कार्बोनीफेरस काल। ज़्यादातर बच्चे जो हैं इन चारों नामों से परिचित ही नहीं होते हैं, तो यहाँ आप ज़्यादा कुछ नहीं, लेकिन इस प्रश्न का केवल आंसर ही याद कर लीजिए कि पृथ्वी पर वायुमंडल का निर्माण कैम्ब्रियन काल में हुआ, अर्थात इसका ऑप्शन बी सही होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4। बैरोमीटर में तेजी से उतार चढ़ाव क्या प्रदर्शित करता है? ए ऑप्शन तूफान, शांत मौसम या वर्षा या फिर स्वच्छ एवं साफ आसमान। तो पहला प्रश्न तो यही, बैरोमीटर होता क्या है, ये पहले क्वेश्चन में हमने चर्चा कर ली है कि बैरोमीटर से वायुमंडलीय दबाव को मापा जाता है। इस प्रकार बैरोमीटर में तेजी से उतार चढ़ाव अर्थात वायुमंडलीय दबाव का तेजी से बढ़ना या घटना क्या प्रदर्शित करता है? हमको पता है कि दाबांतर अर्थात वायुमंडलीय दबाव एक स्थान से दूसरे स्थान पर भिन्न होता है। यह भिन्नता जितनी ज़्यादा बढ़ती जाती है, हवा की रफ्तार या तेजी उतनी ही बढ़ती जाती है। यदि यह दाबांतर बहुत अधिक होता है तो उसी हवा को हम तूफान की संज्ञा देते हैं। इस प्रकार यदि बैरोमीटर में तेजी से उतार चढ़ाव होता है तो वह सदैव तूफान को प्रदर्शित करता है। अब हम बात करते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 5। वायुमंडलीय दबाव सर्वाधिक कहाँ होता है? ए ऑप्शन समुद्र तल पर, फिर या मैदानों पर या पठारों पर या पर्वतों की चोटियों पर। तो वायुमंडलीय दबाव, सबसे पहला प्रश्न यही है कि वायुमंडलीय दबाव बैरोमीटर से नापा जाता है तथा इसकी इकाई मिलीबार होती है। तो 2 प्रश्न आपके सामने हो चुके हैं। अब हम बात करते हैं इस प्रश्न की कि वायुमंडलीय दबाव सर्वाधिक कहाँ होता है। तो इसका ऑप्शन है समुद्र तल पर। आपको पता है कि ऊंचाई बढ़ने के साथ वायुमंडलीय दबाव सदैव कम होता जाता है, इसीलिए जब वायुमंडलीय दबाव कम हो जाता है, हम पर्वतों पर जाते हैं तो वहाँ हमें सांस लेने में समस्या होती है। यह वायुमंडलीय दबाव हमारे जीवन के लिए आवश्यक है। यह वायुमंडलीय दबाव जब तक अपने संतुलन अवस्था में है तब तक हमारी दैनिक क्रियाएं एवं शारीरिक क्रियाएं सामान्य रूप से चलती रहती हैं। जिस प्रकार श्वसन क्रिया है या हृदय की गति है, यह वायुमंडलीय दबाव द्वारा सामान्य रूप से नियंत्रित होता है। अब हम बात करते हैं इसके अतिरिक्त अन्य चीज़ों पर। हमको यहाँ यह पता होना चाहिए कि हम अक्सर आप सुनते होंगे कि एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है, तो आप लिखते होंगे 8,848 मीटर। इसी प्रकार हम अन्य स्थानों की जब ऊंचाई नापते हैं तो हमको ध्यान होना चाहिए कि ये इस ऊंचाई का मापन कहाँ से किया जाता है। तो आपको पता होना चाहिए कि सदैव ऊंचाई का मापन समुद्र तल से किया जाता है। जैसे समुद्र तल से ऊंचाई बढ़ती जाती है वैसे वैसे हवा का घनत्व कम होता जाता है और हवा का दबाव कम होता जाता है, जिसके कारण ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ वायुमंडलीय दबाव कम होता जाता है। चलते हैं अब हम अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारे वायुमंडल में किस गैस की मात्रा सर्वाधिक है? ए ऑक्सीजन गैस या कार्बन डाइऑक्साइड गैस, सी नाइट्रोजन गैस या आर्गन गैस। ये कई बार हर एग्जामों में पूछा जा चुका है। इसका आंसर आप सब लोग शायद जानते होंगे कि हमारे वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस सर्वाधिक प्रतिशतता में है। हमारे वायुमंडल में कुल 78% नाइट्रोजन गैस है, जबकि 21% ऑक्सीजन गैस है। यहाँ आपको ध्यान देना होगा कि 78 और 21 कुल मिला के 99% भाग बन जाता है। इस प्रकार हमारे वायुमंडल में नाइट्रोजन और ऑक्सीजन को मिला के वायुमंडल का 99% भाग बन जाता है। तो हमारे वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा किस गैस की है? नाइट्रोजन गैस की। हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में भी। हमारे वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा 0.03% है। इस प्रकार हमारे वायुमंडल में यदि बात करें कि एक ग्रीन हाउस गैस की सर्वाधिक ग्रीन हाउस गैस कौन सी है, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7। वायुमंडल एक उदाहरण है पायस का, मिश्रण का, गैसीय विलयन का
या फिर गैसीय मिश्रण का। यहाँ ध्यान रखिएगा, यह क्वेश्चन कई एग्जामों में पूछा जा चुका है कि वायुमंडल किसका उदाहरण है। तो वायुमंडल मिश्रण का उदाहरण है। अब बात करते हैं मिश्रण क्या होता है, कि मिश्रण का उदाहरण तो वायुमंडल है, लेकिन मिश्रण होता क्या है। तो मिश्रण उसे कहते हैं जब दो या दो से अधिक तत्व या यौगिक को इस प्रकार मिलाया जाए कि उनका कोई रासायनिक गुण परिवर्तित ना हो, तो उसे हम सामान्य रूप से मिश्रण कहते हैं। जैसे पानी में आप चीनी मिला दीजिए, वो मीठा बन जाएगा, लेकिन उसमें पानी के गुण और चीनी दोनों के गुण बने रहेंगे। दोनों का मिश्रण, अब पानी और चीनी का, इनका एक अनुपात कभी निश्चित नहीं हो सकता है, इसलिए पानी और चीनी का घोल सदैव मिश्रण कहलाता है। इसी प्रकार पानी में बालू मिला दीजिए, नमक मिला दीजिए। आप सामान्य रूप से मिश्रण का सबसे अच्छा उदाहरण घर में देखते हैं, जैसे हम चाय बनाते हैं, चाय में दूध, चीनी और चाय पत्ती डाली जाती है, ये एक मिश्रण का बेहतर उदाहरण है। इसी प्रकार घर का बनने वाला खाना भी एक मिश्रण का उदाहरण है। अब हम इसके सिवाय भी बात कर लेते हैं कि वायुमंडल किन अवयवों का मिश्रण है। तो वायुमंडल सामान्य रूप से जल वाष्प, धूल कण एवं गैसों का एक मिश्रण होता है। गैसों की मात्रा सदैव या गैसों का अनुपात सदैव निश्चित होता है, जबकि धूल कण तथा जल वाष्प की मात्रा समय एवं स्थान के अनुसार बदलती रहती है। जैसे हम जब रेगिस्तान में जाते हैं तो वहाँ मौसम शुष्क होता है, वहाँ नमी की मात्रा या आर्द्रता की मात्रा वायुमंडल में कम होती है, जबकि धूल कण अधिक होते हैं। इसी प्रकार वर्षा काल में, हमारे यहाँ वर्षा काल में जब वर्षा होती है तो वायुमंडल में नमी की मात्रा या आर्द्रता बढ़ जाती है तथा धूल कण की मात्रा घट जाती है। इस प्रकार वायुमंडल में नमी एवं आर्द्रता की मात्रा तथा धूल कणों की मात्रा समय एवं स्थान के अनुसार परिवर्तित होती है। इसी प्रकार वायुमंडल में गैसें भी होती हैं, लेकिन गैसों का जो अनुपात है वह सदैव निश्चित रहता है। इसका हम आगे वाले प्रश्नों में आपको एग्जाम्पल देंगे। साथ में चलते हैं, अब हम इसका उदाहरण देखते हैं। यानी वायुमंडल एक मिश्रण का उदाहरण है। इस मिश्रण में जल वाष्प, धूल कण और गैसें सम्मिलित होती हैं। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। क्वेश्चन नंबर 8 पर चलने के पहले प्लीज़ आप लोगों को यदि वीडियो अच्छे लग रहे हों या क्वेश्चन अच्छे लग रहे हों तो शेयर भी ज़रूर करिए तथा सब्सक्राइब करते रहिए, ताकि हम आने वाले वीडियो में अच्छे से अच्छे क्वेश्चन आपके लिए लाते रहें। ये क्वेश्चन जो डाले जा रहे हैं सारे आपके एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर अगले यानी क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। वायुमंडल में CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा नहीं बढ़ती है। ये ऑप्शन श्वसन से, बी ज्वालामुखी से, या निर्वनीकरण से, या फिर वनीकरण से। तो आपको पता है CO2 की मात्रा वायुमंडल में कैसे कैसे बढ़ती है, ये जानना जरूरी है। देखिए, श्वसन, जब हम श्वसन करते हैं तो ऑक्सीजन लेते हैं तथा कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। जब हम कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं तो यह वायुमंडल में निवेश हो जाता है। इस प्रकार इससे श्वसन से वायुमंडल में CO2 की मात्रा बढ़ जाती है। इसी प्रकार ज्वालामुखी से एक वृहद स्तर पर CO2 की मात्रा उत्सर्जित होती है या निकलती है, जिसके कारण वायुमंडल में CO2 की मात्रा बढ़ जाती है। यह निर्वनीकरण या वनीकरण, ये एक दूसरे के विलोम शब्द हैं। पहले बात करते हैं वनीकरण से। वनों का उपयोग हमारे जीवन में क्या है? वन सदैव कार्बन डाइऑक्साइड अवशोषित करते हैं तथा ऑक्सीजन को निकालते हैं। जब ये कार्बन डाइऑक्साइड अवशोषित करते हैं तो वायुमंडल में CO2 की मात्रा कम पड़ जाती है, जबकि जब ऑक्सीजन निकालते हैं तो ऑक्सीजन की मात्रा वायुमंडल में बढ़ जाती है। यदि हम निर्वनीकरण कर दें अर्थात पेड़ों को काट दें तो वायुमंडल से CO2 को लेने वाला तत्व यानी पौधों की कमी हो जाती है। अगर हम निर्वनीकरण करते हैं, निर्वनीकरण का अर्थ होता है वनों को काटना या वनों को समाप्त करना। यदि हम वनों को समाप्त करते हैं तो वायुमंडल में CO2 की मात्रा बढ़ जाएगी, क्योंकि CO2 को अवशोषित करने वाले पौधे समाप्त हो जाएंगे। अब हम चौथे ऑप्शन पर चलते हैं, वनीकरण। यदि हम वनीकरण करते हैं अर्थात वनों को ज़्यादा लगाते हैं या वनों को पोषित करते हैं तो
कार्बन डाइऑक्साइड को सोखने वाले तत्व यानी पौधों की संख्या बढ़ेगी, जिससे वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड सोखी जाएगी और वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ेगी, क्योंकि वायुमंडल को ऑक्सीजन पौधों से ज़्यादा मिलेगी। इस प्रकार यदि वायुमंडल में CO2 की मात्रा को कम करनी है तो वनीकरण सबसे प्रमुख उपाय है। इस प्रकार इस प्रश्न का आंसर यानी वायुमंडल में CO2 की मात्रा नहीं बढ़ती है तो वनीकरण से CO2 की मात्रा कम पड़ती है, ना कि बढ़ती है। तो 8वें प्रश्न का आंसर डी हो जाएगा, वनीकरण। ये हमारे थे आपके सामने 8 क्वेश्चन जो वायुमंडल से संबंधित थे। अगले यानी भाग 2 में वायुमंडल के अन्य आयाम को हम देखेंगे, जो लगभग एग्जाम में हर क्वेश्चन आपके आए हुए हैं। नमस्कार साथियों।